तो ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप शुरू करें गुफ्तगू। Sure. Thank you very much for inviting. Thank you to Mukalma. Maya's Paradox: How to Balance Ambition and Integrity. ये एक काफी लंबा टाइटल था, हम्म। जिसको फिर छोटा करते करते इसमें से जो लफ्ज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था वो मैंने उसको वाइट में हाईलाइट करवाया, विच इज अ पैराडॉक्स। माया एक कैरेक्टर है, ठीक है, फीमेल कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर है। और मैं इससे पहले आपको ये बताऊंगी थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये किताब की शक्ल में आई कैसे। हम्म। तो पिछले से पिछले साल की बात है, 2023, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्विजिशन हुई, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने अक्वायर की और हम्म। उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट की। उस ठीक। इंटीग्रेशन के दौरान जो है वो काफी मार धाड़ उखाड़ उखाड़ पिछाड़ स्ट्रक्चर में हुई, ठीक है। बहुत से लोग खुद चले गए, तो बहुत से लोगों को भेज दिया गया। उस सारी बैक एंड फोर्थ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मेरी नजर के सामने से गुजरती थी, और फिर मैं जो हूँ डे एंड पे उसका एक पर्सपेक्टिव लिखती थी अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे। उसे कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया और रिएक्ट करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि और वो लोग थे जो अदर देन आउट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ी सी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए। ये वो मैटर्स हैं जो हम्म। पॉसिबली किसी किताब में लिखे नहीं होते, ना ना कि केस स्टडीज में डिस्कस होते हैं, शायद कभी किसी वर्कशॉप में आपको मिल जाएं किसी एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन ये वो चीजें हैं जो रोजाना के बेस पे हम फेस करते हैं, और फिर उसमें से गुजरते भी हैं। वो सारी मुश्किलें जो आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले आती हैं जब आप कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, ये वाला रास्ता लूं या ये वाला रास्ता। हम्म। तो उसमें सबसे बड़ा क्लैश जो आता है वो ये आता है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, चाहे फॉर प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, वो बहरहाल एक ऑब्जेक्टिव और एक एम की तरफ चल रही होती है, ठीक ठीक। है। उस दौड़ में वहां तक पहुंचना कैसे, वो जो हाव वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इग्नोर हो जाता है कभी कभी, उस पैशन में, उस एम्बिशन में, उस एग्रेशन में, जिसको सामने रख के सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के उसे अचीव करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। उसको अचीव कैसे करना है, उसमें एथिकल रहना है, उसमें इंटेग्रिटी रखनी है कि नहीं रखनी है, काम करना है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं है, वो चीजें इग्नोर हो रही होती हैं। तो बेसिकली उन सारे एस्पेक्ट्स को मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। ये शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ताल्लुक, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली फाइनेंस है। तो मैंने इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस नहीं किए। मैंने, चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ डील करते हैं और हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने पॉसिबली उनको इसमें दर्ज किया है, या फिर वो प्रॉब्लम्स जो मैं देखती हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट्स में हो रही होती हैं एज एन ऑब्जर्वर। सो माया एक सेंट्रल कैरेक्टर है। मैंने इसको स्टोरीज की शक्ल में समहाउ एक मजबूरी थी इसको इस तरह लिखना पड़ा, हम्म। क्योंकि जो कोटेशंस मैं बना रही थी, जो टेक अवेज में बना रही थी, उसको इलेबोरेट करने के लिए और रीडर्स के लेवल पे लाने के लिए स्टोरी की शक्ल देना जरूरी थी। इसका जो फॉर्मेट है किताब का, वो बेसिकली आप उसे कह सकते हैं कि 9 to 5 की जर्नी है, रोजाना की। जब आप चाहे आप अपना अपना कोई और काम करने निकलते हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुलाजमत के लिए निकलते हैं, 9 से लेके 5 बजे तक की जो जर्नी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट चीजें आती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। तो उनको छोटे छोटे चैप्टर्स की शक्ल में पहले एक स्टोरी में बताया गया है, जिसमें माया सेंट्रल कैरेक्टर या तो अपनी सिचुएशन बता रही है, या जो ऑब्जर्व कर रही है वो बता रही है, और वो किस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में आती है, तो उसके बाद उसे कैसे रिजॉल्व करती है, और हम्म। फिर उसका टेक अवे क्या है। तो वो एक चैप्टर और फिर उसकी कोटेशन। तो ये है फ्लो किताब का, ठीक ठीक। है, कलेक्शन ऑफ मेनी स्टोरीज। अब इसमें अगर आप चाहें तो मैं कोई 2-3 चीजें किताब में से उठा के भी डिस्कस कर सकती हूँ, और मैं आपको एक टिपिकल 9 to 5 का डे बता सकती हूँ जो मेरा होता है, ठीक है। ठीक। तो आई थिंक सेकंड वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि
अगर मैंने किताब में से डिस्कशन शुरू कर दिया तो फिर शायद जब वो लोग अगर किताब पढ़ने के लिए ऑप्ट करेंगे तो उनके पास शायद कोई 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 ठीक। कोई ऐसा सरप्राइज नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। मैं सुबह एंटर होती हूँ, ठीक है। मेरे पास तकरीबन 18-20 लोगों की टीम है, ठीक है, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और पेरोल में काम करती है। जब मैं एंटर होती हूँ तो मेरा पहला सवाल अपनी टीम लीड से ये होता है, पैसे पड़े हुए हैं कि नहीं, बैंक में पैसे हैं, आज का दिन आज का हफ्ता ये हफ्ता निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद उस पर लेदे शुरू होती है कि जी पैसे अरेंज हुए हैं, पैसे नहीं हुए हैं, कलेक्शंस हुई हैं, बैंक से पैसे आए हैं नहीं आए हैं, हजार मसले होते हैं। उन सब के बीच में अचानक से मुझे एचआर से कॉल आती है कि जी सीईओ ने एक सीवी भेजा है, हम्म। उसका इंटरव्यू कर लें। हम्म। अब मैं सीवी देखती हूँ तो उसमें मुझे अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैंने कहा भाई इसको किसके लिए इंटरव्यू करना है ये बता दो। मुझे बताया जाता है कि नहीं, इसको आप पहले इंटरव्यू कर लें, उस पर हम बाद में बात। ठीक है, यहाँ से बात स्टार्ट होती है। तो मैं आ गई एक पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें मेरे पास चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम्म। मेरे पास बेस लाइन कंप्लीट नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये मेरे जो दिन के काम थे उसमें कहीं फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है, इट हैज कम आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने उस पर डिगिंग शुरू की, मैंने कहा दूसरा मेरा सवाल ये इसे रखना ही है या, या मेरा कोई मेरिट बेस्ड ओपिनियन चाहिए आपको, ठीक है। तो हम्म। मैं ये वाली जो सिनेरियो है ना, इस तक हम बहुत ज्यादा जर्नी करके पहुंचे हैं। पहले हम ये करते थे कि हम उस पर रिएक्ट कर देते थे एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हम उसको डिफरेंट तरीके से लेते थे। अब जो है हमें पता है चूंकि 2 स्टेप आगे के मामला कहाँ जाएगा, तो हम उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में तरीके से काम करने की बात करते हैं, जहाँ पे पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो लिखे हुए भी होते हैं, उनका ऑडिट भी हो रहा होता है, लेकिन उसके बीच में जो आप 9 to 5 में जो दूसरों के एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो वाली जो सिचुएशंस आती हैं उसमें आपको डेकोरम भी रखना पड़ता है कि जी आप पॉलिसीज और प्रोसीजर से ना हटें, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रनिंग बिजनेस ना रुक जाए, उनका काम ना सफर हो। तो आप बेसिकली फाइनेंस, एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट वी ऑलवेज हैव टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट एंड कम अप विद फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस, जिसमें हमारी इंटेग्रिटी भी मुतासर ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो डेडलाइंस आ रही हैं या जो काम करने को दिया जा रहा है या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हर्ट ना हो। इसमें कभी कभी जाके आपको सीईओ से नेगोशिएट भी करना पड़ता है, कभी कभी लोगों को बैठ के समझाना भी पड़ता है, और कभी कभी कहना पड़ता है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा बट वी हैव टू से नो। ठीक। तो बेसिकली इस किताब में उस हाउ को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। मैं आगे चलती हूँ। अ, जब मैंने उस शख्स को इंटरव्यू किया फॉर एग्जांपल, तो मेरे जहन में ऑलरेडी एक चीज थी कि भाई इसका रेफरेंस आया है सीईओ से, मुझे इसको कैसे देखना है, मुझे इसको असेस करना भी है कि नहीं करना है। जब अगर मैंने नो कह दिया तो इसका इम्पैक्ट मुझ पे क्या आएगा, हाँ। ठीक है। हम्म। तो ये वाले सारे बैकग्राउंड क्वेश्चंस के साथ मैं उसे इंटरव्यू करती हूँ, और फिर जब मैं अपना एनालिसिस देने के लिए बैठती हूँ तो मैं ये पर्सनली डिसाइड करती हूँ कि मुझे चीज़ राइटिंग में रखनी चाहिए एचआर से। जब मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है तो मुझे उसका फॉर्मल फीडबैक देना चाहिए, एक प्रॉपर ईमेल पे लिख के, और उसमें मुझे सारे एस्पेक्ट्स बताने चाहिए, बिहेवियरल भी, मेरिट भी, क्वालिफिकेशन वाइज उसका बैकग्राउंड से एक्सपर्टीज। और जब मामला ज्यादा क्रिटिकल होता है तो ऐसी चीजें लिखने से पहले एक दफा डिस्कस भी करनी चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी लेवल पे। ये सारा काम करने के बाद ऑलरेडी आधा दिन डिस्टर्ब हो चुका है मेरा, ठीक है, और मेरे जो उस दिन के करने के काम है वो अपनी जगह खड़े हैं। फिर एक साहब आ जाते हैं कि जी हमें एक पेमेंट करानी है, और वो हमें अभी करानी है। अब डेली हम 50 पेमेंट प्रोसेस करते हैं, और उसमें वो एक पेमेंट वो कहीं से निकल के आएगी, उसकी अर्जेंसी की कोई एक डिफरेंट ही नेचर होगी, उसको प्रॉपर इवेल्युएट करने का टाइम नहीं होगा। तो हमें बहुत सारी चीजें देर एंड देन एक्शन करना पड़ती हैं, और फिर क्या होता है कि हमारा जो प्लान्ड काम है वो पीछे हटता जाता है। जब लंच ब्रेक हो जाता है
उसके बाद सबकी एनर्जीज डाउन होना शुरू होती हैं और फिर सब घड़ी देखना शुरू करते हैं कि जी 5 बजने वाले हैं और अब जो है काउंट डाउन स्टार्ट हो। तो बेसिकली ये जो है ना एक दौड़ है, इट्स अ इट्स अ मैराथन जो हम रोजाना रोजाना भाग रहे होते हैं। सुबह 9 बजे से लेके जब तक हम उस काम को खत्म करके बाहर नहीं निकल आते हम भाग रहे होते हैं। वैसे तो मैं तो खैर घर पे आके भी भाग ही रही होती हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है बट बहरहाल 9 to 5 की बात होगी। तो हमें हमें अपने करियर जर्नी में, हमें अपनी लाइफ में ऐसे हजारों सिनेरियोज मिलते हैं, रोजाना मिलते हैं। हम कुछ में पास होते हैं, कुछ में हम ब्रेक इवन पे होते हैं, ना पास होते हैं ना फेल होते हैं, और कुछ में हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं पास तो फेल इसलिए यूज कर रही हूँ एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तौर पे कि जी हमने वो काम सक्सेसफुली कर लिया तो हम उसमें पास हो गए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अटक जाती हैं, जो आपको बेसिकली जब आप रात को सोने लगते हैं या कभी अकेले में खुद पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो चीज डिस्टर्ब करती है। तो अगर हम अपनी चीजें जो एक्शंस हम करते हैं उसका हाव हम ठीक रखें, इंटेग्रिटी के साथ रखें, और अपने एम्बिशन को इंटेग्रिटी पे हावी ना होने दें, उसको बैलेंस रखें। क्योंकि देखें, एम्बिशन के बगैर तो जिंदगी ही नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ तो वो तो एक छोटा सिनेरियो है। एम्बिशन आपको ड्राइव करता है आगे बढ़ने के लिए, बेसिकली टू लिव फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो, टू गेट अप इन द मॉर्निंग। लेकिन जो चीज आपको एम्बिशन को कंट्रोल में रखती है वो आपकी एथिक्स है, वो आपकी वैल्यूज हैं, वो आपकी इंटेग्रिटी है, वो आपकी ऑनेस्टी है, और वो आपकी वो समझ है कि आपने टेक्निकली तो समझ लिया काम को, लेकिन उसे डिप्लॉय करने के लिए किस तमीज के साथ आपने आगे बढ़ना है, इस तरह कि आपकी इंटेग्रिटी भी खराब ना हो और आप काम भी करें और आगे प्रोग्रेस भी कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग बहुत स्पीडी प्रोग्रेस नहीं ले पाते, उसकी वजह यही होती है कि वो इन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में फंस जाते हैं, उसको वो मैनेज नहीं कर पाते। और ये वाली चीजें किसी किताब में लिख के नहीं बताई जाती, ना ये डिस्कस की जाती हैं। ये जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट करियर को स्टार्ट करते हैं या कहीं पे इवन अपना काम भी स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ही आपको आगे पता चलता है कि असल में प्रॉब्लम है क्या। इस किताब के मैं आपको कुछ सब टॉपिक्स मैं पढ़ना चाह रही हूँ, जैसे वैल्यूइंग मेरिट ऑन मेरिट। तो अब किसी का रेफरेंस एक सीवी के साथ अटैच होगा तो उसकी जो वर्थ होगी और उसकी असेसमेंट होगी वो अचानक से डिफरेंट हो जाती है, बनिस्बत ये कि एक बंदा प्रॉपर तरीके से सोर्स हो रहा हो, बहुत सारे सीवीज के साथ उसका सीवी आए, उसको वैल्यूएट किया जाए, उसको इंटरव्यू किया जाए, और उसके बाद उसे उसका सिलेक्शन हो बिल्कुल मेरिट पे, जिसमें कोई बायस ना हो, जेंडर बायस ना हो, ओरिजिन बायस ना हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल वर्कफोर्स होती है, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आ रहे होते हैं। हमें अक्सर कहा जाता है कि जी आपको अरबिक स्पीकर रखना है, ठीक है, और ये मस्ट है, ये रखना है, बताया जाता है। तो उस तरह के बाउंड्रीज क्रिएट की जाती हैं, तो उसमें से फिर अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये चीजें जो हैं, ये चैलेंजेस, ये आपको डेली बेस पे आप फेस करते हो। इसके अलावा जैसे अगर मैं दूसरे टॉपिक्स आपके सामने पढ़ूं तो इंस्टिल फियर और रिस्पेक्ट। तो अब जैसे मेरी टीम है, मैं अपनी टीम को मैनेज करती हूँ, मैं क्या चाहूंगी कि वो मेरे डर के मुताबिक, यानी मुझसे डरते हुए काम करें या आउट ऑफ रिस्पेक्ट काम करें। तो अगेन इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को आपको डिफरेंट तरीके से टैकल करना पड़ता है, वरना आपके डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन खराब होता है। कुछ लोग जो हैं वो खुद से आपके साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, मशवरा देते हैं। तो आप बेसिकली आपको जो है एक काइंड ऑफ अ बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि जी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट हो जाए, आपका मूड और आपकी एथिक्स भी खराब ना हो, और किसी को यानी कोई इस प्रोसेस में हर्ट भी ना हो। इसके अलावा जैसे है टेकिंग अनपॉपुलर डिसीशंस। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत दफा ये होता है कि प्रेशर में आके आपको डिसीशंस लेने पड़ते हैं, अ, और अगर आप उसके अगेंस्ट जाएं तो वो आप वो चीज़ आपको अनपॉपुलर बना देती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक शख्स मिला था बीडी डिपार्टमेंट से, बिजनेस डेवलपमेंट,
and he never used to talk to me, and he met me and he said, मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला था जो पिछली कंपनी में काम करता था, and he told me you're a very aggressive person, no, you're a very proud person, आप तो बात ही नहीं करती। तो मैंने कहा जनाब मेरे पास टाइम का होता है बात करने का, लेकिन अगर आपको कोई काम है तो आप बेशक आ। तो एंड देन ही स्टार्ट टॉकिंग टू मी, फिर उसके बाद 2-3 मुलाकातें हुई, एंड ही सीम टू बी फाइन टू मी। बट अगेन देयर आर बैकग्राउंड परसेप्शंस, ठीक है ना, तो जिस तरह आप ऑपरेट करते हैं, तो इफ यू आर अथॉरिटेटिव एंड इफ यू आर एम्बिशियस, यू वांट टू गेट योर वर्क डन, आपका एक डिफरेंट इमेज बन रहा होता है। इनफैक्ट ही मेंशन्ड आल्सो कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार तुम अस्मा को जानते ही नहीं हो, आई मीन तुम्हें किसने कह दिया कि वो एक प्राउड पर्सन है, और मतलब तुम्हारी कभी शायद उससे बात ही नहीं। तो अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग जो मैं हूँ, वहां पे मैं मेंटेन करना दूसरों के नजरों में, इट क्रिएट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। मतलब मुझे इनफैक्ट उसका ओपिनियन सुन के मुझे पर्सनली काफी बुरा लगा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने मुझसे कभी बात ही नहीं की है। हाउ पीपल आर फॉर्मुलेटिंग एन ओपिनियन अबाउट यू। तो आपके एक्शंस बेसिकली दूसरों को कन्विंस करते हैं कि वो ऐसा ओपिनियन बनाए। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे एथिक्स इज नॉट एन ऑप्शन। तो मेरी जो मेरी करियर जर्नी है, तकरीबन 24 साल हो गए मुझे फाइनेंस प्रोफेशन में, मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि एथिक्स ऑप्शन नहीं है। एथिक्स को हमें एक ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए कि जी हम एथिकल, whether we should be ethical or whether we shouldn't be ethical. There is a time now in this world, हम वहां तक पहुंच चुके हैं डिजास्टर कर करके, सारी चीजें खराब कर करके, अब जो है प्रॉफिट्स की प्रेफरेंस नीचे और एथिक्स की प्रेफरेंस ऊपर आ जानी चाहिए। ये ऑप्शन नहीं रहा, ये चॉइस नहीं रही, नो मोर अ चॉइस। जब हम हाउ को ठीक कर लेंगे तो वॉट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि वॉट हमें पता है, हम इसको ऑपरेट कर चुके हैं दुनिया में। इसके अलावा फिर कुछ और चीजें, तो दीज आर डिफरेंट थॉट्स जो इस किताब में मैंने लिखने की कोशिश की है। इसको पढ़ते हुए इसकी इसकी एक चीज है जो कि डिफरेंट रीडर्स ने भी मुझे बताई है, इट्स ऑथेंटिक नाउ, कि इसको पढ़ते हुए लोग जो है रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अपने सिनेरियोज पे, ठीक है ना। तो मैंने कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड सिनेरियोज नहीं दिए, मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स दिए। वो एग्जांपल पढ़ते हुए आपको डेफिनेटली कोई चीज याद आएगी, मे बी जो आपके घर में हो रही होगी और मे बी जो आपके वर्क प्लेस पे हो रही होगी, एंड यू माइट बी एबल टू रिलेट कि आपने उस सिचुएशन में क्या किया और यहाँ पे हम उसे क्या बता रहे हैं। इट इज नॉट ऑलवेज इंटेग्रिटी दैट यू सिलेक्ट, अनफॉर्चुनेटली it is not always the ambition that you have to select. You actually come up somewhere in between, give and take, ताकि वो बैलेंस बरकरार रहे, ठीक है। तो ये पैराडॉक्स का जो सफर है, इससे हम रोजाना गुजरते हैं, शाम तक थक भी जाते हैं, लेकिन अगली सुबह फिर हमारे लिए वो रेडी होता है। सो दिस इज ऑल द बुक इज अबाउट। मैंने जो थोड़ा बहुत जहन में प्रिपेयर किया था वो मेरे जहन से निकल चुका है, सो मैंने अभी स्पॉन्टेनियस ही ठीक बताया है आपको, ठीक ठीक है। ठीक। ये ज्यादा एक अच्छा है। मैं आप आपके मैं 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं बल्कि शायद वो टाइम 1 मिनट की आपका वीडियो अपना है। अपना टाइम है, अभी 10 मिनट है आपके पास, कोई मसला नहीं है। अच्छा, करें बात तो वो आप। एक 1 मिनट की वीडियो जो है वो हम्म। मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। ठीक। आई थिंक वो रिलेट करेगी, मतलब ये अगर अगर कंपल्सरी अभी भी। क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बोल सकते हैं, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ओके, तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। जी जी, कर दीजिए। एक आंख में कोई और है, दूसरी में कोई और। Welcome, Neil. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No, the honor is mine. Please, come, sit. तो अगर तो नहीं भी सुनाई दिया तो आई थिंक अब कम से कम आइडिया कम्युनिकेट नहीं हुआ। सुनाई दिया था आखिर में।
It's no- असल में मेरी तरफ तो कोई मिक्स होती रही है आवाज बहुत सारी। मेरा ख्याल है आप बैकग्राउंड में मैंने अभी बंद की है, मेरी अपनी भी चलती रही है और ये भी यस चल पड़ी है। वो शेयर नहीं हुई लेकिन चलती रही। ओके। हाँ वो बहरहाल तो वो डिस्टॉर्शन। एक मॉर्फियस जो है वो नियो को हम्म ऑप्शन देता है। वो कहता हम्म है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हम्म एक जो है तुम ब्लू पिल ले लो और तुम ब्लू पिल लेके सो जाओ, ठीक है, हम्म, तो जहां हो तुम वहीं रहोगे। और एक है कि तुम रेड पिल लो और तुम वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने इसको इंटरप्रेट ठीक। किया। मैं ये कह रही हूँ कि पैराडॉक्स जो है वो ना तो रेड है ना तो ब्लू है। यू हैव टू कम अप समवेयर इन बिटवीन रेड एंड ब्लू। ठीक। सो बेसिकली ये मैं एक चूंकि मैंने वीडियो देखी थी एंड आई थॉट कि प्रोबेबली अगर इफ आई फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज पैराडॉक्स मे ठीक। बी दिस वीडियो कैन हेल्प। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अस्मा। अच्छा अस्मा, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, जब तक कोई और सवाल नहीं आता। ये जो आपने 9 to 5 की बात की ना, क्या ये 9 to 5 वाला मॉडल भी ऑब्सलीट नहीं हो गया कि भाई इसमें इसी तरह की रूटीन होती है जो आपने बोली है? मतलब टास्क बेस्ड अगर हम शिफ्ट नहीं करते तो फिर 9 to 5 में तो ये हमारे पब्लिक सेक्टर में भी थोड़ा सा ज्यादा बुरा होता है। वहां पे तो वो भी नहीं होता, सिर्फ 9 to 5 हमने पूरा करना होता है। तो इस नहीं, पे हमने क्या? कुछ, हाँ, हमने कुछ काम की नौयत ही ऐसी बना ली है हम्म, कि जो ऑर्गेनाइजेशन 9 to 5 ऑपरेट नहीं करती वो फिर 24/7 पे चली जाती है बात। तो अगर मैं एक इस एम्प्लॉयमेंट मॉडल को कंपेयर करूं लेट्स से अपने काम से, ठीक है, जिसको हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और आजकल बड़ी बड़े उसके फेवर में चीजें भी आ रही होती हैं। ठीक। मेरे अपने घर में ये मॉडल चल रहा होता है और इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है टाइम का। ठीक। इसमें कस्टमर जो है ना वो हम्म, खुदा है। और हम्म, जब भी किसी का फोन आएगा, चाहे वो किसी ने हाय हेलो के लिए फोन किया है, तो हम्म, कोशिश ये होती है कि जी ये आपका पोटेंशियल कस्टमर बन जाए। हम्म, तो उसमें ना रात की नींद का कोई डिसिप्लिन रहता है ना दिन के चैन। तो 9 to 5 में एक चीज ये है कि एक चीज अच्छी है जो मुझे लगती है, आप रिंग फेंस कर देते हैं अपनी लाइफ को। अब मैंने एक आपको डिफिकल्ट डे बताया, ठीक है, और हम्म, उसमें उससे कहीं ज्यादा चीजें होती हैं जो मैंने ठीक। मेंशन की। जब आप वहां से निकलते हैं आप एग्जॉस्ट हो चुके, मैं आई यूज्ड टू बी टोटली एग्जॉस्ट। हम्म, लेकिन उसके बाद ये होता है कि मेरा जो है ना वो स्विच जो है ना वो ऑफ हो जाता है निकलने के बाद। और दफ्तर की चीज रह गई दफ्तर में, अब वो ठीक। खुलेगी कल। ठीक। तो वहां से तो आपको बेसिकली जो है ना ह्यूमन माइंड नीड सम स्विच ऑफ। एक वक्त आता है कि आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम्म, ठीक है ना। आप अगले दिन वही चीज उठाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। और हो सकता है कि वो 1 2 दिन 3 दिन की कहानी नहीं हो, महीनों तक चले, लेकिन इस ये मॉडल जो है ना ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। हमारी जो बॉडीज है ना वो भी एक डिसिप्लिन के तहत ऑपरेट करती है, पूरी कायनात भी एक डिसिप्लिन के तहत ऑपरेट करती है, तो ये गिवन है। ठीक। तो गिवन चीज को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा बनिस्बत ये कि आप पीस मील में काम लेके चलें। मेरे हिसाब से वो काम खत्म नहीं होते, नहीं बट अस्मा, माई व्यू कैन बी अस्मा डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टाइम एक की वर्ड है ना, दूसरा है टास्क। मतलब अगर अगर क्या इज इट पॉसिबल कि टाइम की बजाय टास्क पे शिफ्ट हुआ जाए? मतलब मतलब इतने घंटे आपने ये काम करना है, उसकी बजाय ये कि ये टास्क आपने करना है, और उसके लिए कोई कोई डेडलाइन कोई उस तरह की बनाई जाए। मतलब थोड़ा सा मिक्स तो होगा, डेडलाइन में जब हम आते हैं तो टाइम तो आ ही जाता है समहाउ, लेकिन ये कि अगर टास्क बेस्ड होगा वर्क तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? टास्क बेस्ड वर्क की सबसे अच्छी एग्जांपल जो था वो कोविड का जमाना था। हम्म अब आप खुद ही कंपेयर कर लें कि ज्यादा इफेक्टिव क्या था। दिस आई लीव इट टू यू, ठीक है। मेरे हिसाब से हम्म 9 to 5 की जो जर्नी है ना इसमें सिर्फ काम नहीं है, इसमें सोशलाइजिंग भी है, इसमें बैक बाइटिंग भी है, इसमें दूसरे की बुराई भी है। अच्छा, सब कुछ आपने है, इसमें आपने सारे पूरा फ्लेवर है, पैराफर्नेलिया जो बनाया उसमें वो इसमें पैकेज सारे आपको ही, पसंद है। हाँ, इसमें अच्छा सारे अस्मा, ह्यूमन फैक्टर ये है। ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा क्रिटिकली देखते हैं ना। देखिए, अच्छा तो अभी जो आपने बात की ना कि आप 5 बजे स्विच ऑफ करती हैं,
अच्छा, क्या एक पहलू ये नहीं है कि 9 to 5 जब मैंने गुजार लिए, जब 5 बज गए, तो मुझे एक कुछ किए बगैर भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि ठीक है यार, मैंने दिन पूरा कर लिया। ठीक, ऐसा ऐसा क्या ये नहीं होता? अ, एस, इस व्यू को मुझे सब्सक्राइब करना थोड़ा मुश्किल यूं है कि आई एम मैं अ मैं बेस। जस्ट असमा मैं जस्ट हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह नहीं, रहा नहीं, कि आप सही कह रहे हैं। हाँ, आप सही कह मैं रहे हैं, जस्ट लेकिन आई एम मैं जस्ट इसको आस्किंग। खुली शायद। हाँ। हाँ, आप हाँ। नहीं, एक पर्सपेक्टिव से आप सही कह रहे हैं। देर आर पीपल, इनफैक्ट देर आर एक्चुअल रियल पीपल, एम्प्लॉइज जो कि आते हैं हम्म, सुबह और बड़ी हम्म, ठंड में होते हैं, ठीक है। हम्म, 10 बजे से पहले उठते नहीं है वो किसी काम के लिए। 10 बजे उठेंगे तभी तो वो कॉफी का मग लेंगे, और उसके बाद उनकी कॉफी आधे घंटे चलेगी। कोई प्रॉब्ली अगर सिगरेट का ब्रेक लेगा तो वो नीचे चला जाएगा, आप उसे ढूंढते ही रहेंगे जब आपको काम होगा। जब वो वापस आएंगे तो ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11, 12 बज चुके होंगे। उसके थोड़ी देर बाद नमाज का टाइम हो जाएगा तो वो नमाज पढ़ने चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद लंच का टाइम हो जाएगा, और लंच के बाद तो उनसे बात करने का मतलब है कि आपने, यानी आप अज्यूम कर लेंगे चीज कल पे टल गई। ऐसे ही तो है। वो लोग भी डेफिनेटली कोई सेंस लेकर ही निकलते हैं जब दे एग्जिट फ्रॉम दी मतलब दिन गुजार लिया, ऑर्गेनाइजेशन। इससे बड़ी तसल्ली क्या होगी? और दिहाड़ी पूरी तो हो वो गई। हर एक का अपना अपना एक माइलस्टोन है। कोई दिन गुजारने आता है, कोई कुछ अच्छा, उसमें काम अस्मा करके वैल्यू ऐड अस्मा करने आता है। अस्मा, इसको एक और तरह देखते हैं। मतलब मैंने जो अपना पर्सनल लाइफ में मैंने जो देखा है, मसलन एक जमाना हम्म, तालिब इल्मी का जिसमें वो पतरस के मजामीन में भी हम पढ़ते थे ना, टाइम टेबल बनाते थे तंग आके, जागना नंबर 1 और जागना नंबर 2। अच्छा, ये मैंने भी देखा, ऑलवेज फेल्ड। अच्छा, फिर मैंने ये सीखा कि टास्क जो है, मसलन आजकल जो मैं कर रहा हूं, तो मैंने पहाड़ पे जाना है, तो मैंने ये फिक्स नहीं है कि सुबह अगर मैंने 6 बजे नहीं गया टाइम टेबल के मुताबिक, तो फिर जाना ही नहीं है। मैं किसी वक्त भी जब भी मौका मिलेगा। हाँ, उसमें हम्म। जरूर वो डेवलप हो गया कि भाई आज कर लिया है शाम को तो फिर तसल्ली है, अगर नहीं हुआ तो फिर तसल्ली नहीं है। मतलब टास्क बेस्ड है वो, टाइम के साथ एसेंशियली जो है ना वो जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन शाहिद साहब, आप जी। माशाल्लाह अब मैं पूरी भरपूर बिल्कुल लाइफ 60 पे जाके गुजारने सीखा के ये। बाद जो है, यू गुजारने आर के राइट। बाद जो है, हाँ, आप ये लिबर्टी यार, ले रहे हैं कि आप कर लें, लेकिन अगर अगर मैं इसको अपने बेटे पे अप्लाई करूं तो उसकी हाँ। पढ़ाई तो नहीं होनी, ये तो पक्का है। उसकी ठीक है, पढ़ाइयाँ नहीं बिल्कुल होनी। ठीक। बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल वो रहेगा, डिसएग्रीमेंट भी रहेगा, और डिफरेंट तरह के मिजाज डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं, ये नहीं, ठीक। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि कोविड जो है ना वो एक बेस्ट हाँ। एग्जांपल है। देखिए, कोविड में ना कुछ लिमिटेशंस थी हमारी, अच्छा तो अस्मा, हम टास्क ये बेस्ड काम कर अस्मा, लेते थे। ठीक है, ठीक है, हम मैं अपना वो बहुत ज्यादा बोल लिया आज मैंने। ये युसरा पूछना चाह रही हैं, इनको हम मौका जी, देते हैं। जी युसरा। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका ये बुक का जो थीम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग गया, बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक चीज मेरे जहन में ये आ रही थी कि जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात होती है हम 9 to 5 ही फॉलो करते हैं, जैसे जो कि वेस्टर्न पैराडाइम्स के अकॉर्डिंगली है ना। वाई कांट वी हम इसमें अगर अब अगर हम इस्लामिक फ्रेमवर्क इसमें अप्लाई करें, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर वर्क आफ्टर फजर। सो अगर हम प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है, आई थिंक सुबह का टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। कि इफ इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि अगर कंपनीज जो है वो 6:30 ऑनवर्ड स्टार्ट कर दे, 6:30 to 2, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? क्या ये ऐसा कोई टाइम फ्रेम लाया जा सकता है देखिए, मार्केट में? पूरी थैंक यू फॉर योर ये क्वेश्चन। पूरी दुनिया जो है वो थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, लेकिन इस स्टैंडर्डाइजेशन के बावजूद जो ग्लोबल कंपनीज हैं, ठीक है, या जिनके वेंडर्स या कस्टमर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम जोन में सिचुएटेड हैं, उनके लिए ये मुश्किल ही होता है। अब फॉर एग्जांपल, मैं सुबह जब ड्राइव स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपनी अम्मी को रोजाना फोन करती हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता काफी लंबा है। वहां पे हम्म, मैं उन्हें कॉल कर रही होती हूँ 8:30 बजे, वहां बज चुके होते हैं 9:30, विच इज कराची, पाकिस्तान, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई एग्जिट फ्रॉम माय कंपनी इन द इवनिंग, तो अगर मेरा एक यानी मेरी मेरी मेरा मेरी जो ट्रेडिंग है अगर वो यूएस जोन में होती है, तो वो तो मार्केट खुलती ही शाम के 6 और 7 बजे है, ठीक है ना, और हम्म। वो चलती है। तो देर आर आई हैव सीन लाइक देर आर पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन मल्टीपल टाइम जोन, तो लेकिन वो करते क्या है, यहाँ का 9 to 5 पूरा करते हैं और उसके हम्म। बाद जो है आधी रात तक मजीद काम करते हैं। तो इट इज प्रैक्टिकली, आई हैव टू से, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, उसके एक स्टैंडर्ड आवर्स हैं,
ठीक है, उस स्टैंडर्ड आवर्स लाइक 3 बजे के बाद जो है हम पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाते बिकॉज बैंकिंग आवर्स क्लोज हो जाते हैं और चीज कल पे चली जाती है। तो यूनिफिकेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब सारी दुनिया सेम टाइम जोन में ऑपरेट करे, दिन और रात की परवाह ना करे, और सारी कंपनीज जो हैं और बैंकिंग भी जो है और हर तरह का जो मामला है वो स्टैंडर्ड किस्म का टाइम फॉलो करे। तीसरी चीज इसमें ये आती है कि जी चूंकि सारे लोग एक मॉडल देख चुके हैं, जब आप उसे चेंज करेंगे, इवन आप बच्चों को ही देख लें कि मेरा बेटा जो है वो सैटरडे संडे को वो ज्यादा देर सो नहीं पाते क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है कि जी सुबह आप उठ रहे हैं 6 बजे 5:30 बजे, और उसके बाद हम्म थ्रू आउट द डे जो है वो और आपने रेस्ट नहीं लिया और आप रात को ही सो रहे हैं। ये जब जो जो हैबिट्स है ना, ये इंसान यानी इंसान के लिए सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है चेंज मैनेजमेंट। कोई भी चेंज को पहले हम्म तो एग्री करना वही एक बहुत बड़ा एक एक मसला है, और फिर अगर कर भी लिया एग्री, यानी जबरदस्ती एग्री कर लिया, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो हम्म वो जो है ना, सॉरी टू से आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। फजर के बाद तो किसी का भी जहन काम नहीं करेगा, मैं बैठूंगी कंप्यूटर पे तो मैं भी अपने नंबर्स नहीं टैली कर पाऊंगी। इट इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस नाउ अनलेस कि हम प्रोग्राम हो चुके हों पहले से उसी लाइफ। इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नहीं, आपकी कंपनी कर भी ले तो बाकी बैंक्स का और बाकी जिनके साथ आपको करना है, कोलैबोरेट करना है या इंटीग्रेट करना है, उसमें आप फिट इन नहीं होंगे तो ठीक है। तो 6। इनफैक्ट हम्म पहले यहाँ पे दो 2 साल पहले यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था, फ्राइडे बीइंग द पब्लिक हॉलीडे और सैटरडे इस तरह ये वर्क वीक चलता था हमारा, मंडे टू संडे टू थर्सडे। फिर चेंज हुआ और अब जो है टू अलाइन इट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल द कंट्रीज, अब जो है संडे ऑफ है, और फ्राइडे को अब हम देखते हैं कि या तो वो हाफ डे होता है या फ्लेक्सिबल वर्किंग डे है। सो वी हैव टू एडजस्ट एंड सी किसके साथ हम डील कर रहे हैं, हमें अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अच्छा अस्मा, मुझे एक बात की कभी समझ नहीं आई। आपकी बाकी किताबें भी मैंने कुछ तो पढ़ी भी हैं, सारी नहीं पढ़ी, मैं ऐसे ही वो कहूँ। मतलब आपका स्टोरी राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है। वो आपका जो 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 वो भी एक पैराडॉक्स लगता है कि आप किताबें बातें और तरह की करती हैं, काम आप बिल्कुल और तरह का कर रही हैं। मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है, ये क्या कंपल्शन थी या चॉइस थी आपकी? व्हाट हैपेंड विद यू? ये इट वॉज कैसे आप नेवर अ इसमें आ? चॉइस, हाँ, नेवर अ चॉइस। नेवर अ चॉइस। इट तो क्या वॉज हुआ था, किसने आपको इट मजबूर वॉज किया? किसने मजबूर किया? नहीं, मजबूर किसी ने नहीं किया, हालातों ने ही किया जनाब। हम्म इसमें ऐसा था कि मेरी जो चॉइस थी वो थी आर्किटेक्चर। मैं हम्म, साइंस स्टूडेंट थी और ठीक अभी है, तक साइंस, लेकिन इक्वली आई लाइक आर्ट्स। ठीक है, तो साइंस और आर्ट के कॉम्बिनेशन में मुझे लगा कि मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए। ठीक है। और फिर जो है क्योंकि मैं बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गए थे, तो फिर मुझे जरा सा एक रियलिटी चेक दिया गया कि नहीं, आप लाहौर तो नहीं जा पाएंगी, जो करना है कराची में करना है। तो हम्म कराची में मैंने अप्लाई किया दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, 2 साल वेट करती रही, उनके अपने मसले थे एंड दे वर नॉट ओपनिंग देयर एडमिशंस। और फिर घर वाले पूछ रहे थे कि अच्छा पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या करना है। तो इससे पहले कि उस सवाल पे मजीद आगे चले कोई, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पढ़ाई ही करनी है। तो देन आई साइंड अप आई ठीक। साइंड अप फॉर चार्ट अकाउंटेंसी। लेकिन हाँ, कॉमर्स मेरा कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, मैथ जरूर था। हाँ लेकिन मैंने इस प्रोफेशन को एंजॉय बहुत किया। इट एक्चुअली टर्न्ड मी इनटू अ टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। हाँ। पहले तो मैं सर पीटती रही ऑडिट को लेके कि ये मैंने क्या ज्यादती कर दी अपने साथ। लेकिन हम्म, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में जब मैं बिजनेस के साथ बैठी तो मुझे मुझे जो है काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैं ऑल द टाइम मैं इंडस्ट्री में ही रही हूँ फ्रॉम द टाइम आई क्वालिफाइड। मैंने वापस ऑडिट फर्म ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की। मुझे हम्म। इंडस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे बिजनेस, मैंने ज्यादातर तकरीबन पूरा करियर ही सीईओ के साथ बैठ के बिजनेस प्लान्स बनाए हैं, उनके आगे के प्लान समझे हैं, बिजनेस एक, होता कैसे है, प्राइसिंग कैसे होती है, ये सारी अच्छा चीजें। अस्मा, एक आप हैं मेरे दोस्तों में, एक तारिक साहब बैठे हुए हैं, तारिक साहब बैंकर हैं, और एक दोस्त हैं राना साहब, वो मैथ के हैं। मुझे तीनों की इस बात की समझ नहीं आई कि आप अच्छे भले हो के, मतलब मैथ को भी लोग एंजॉय कर लेते हैं, आप जैसे भी यकीन आ रहा है कि कर रहे होंगे। और रसल को भी बहुत पसंद था। मैंने मैथ में इतनी मार खाई है, फिर मैंने कहा दफा करो, इसको छोड़ ही दो। तो बहरहाल ये ठीक है, जबरदस्त। मुझे लगता है बड़ा वो, मतलब आपके हवाले से कि मुझे लगता होता है खवातीन मैथ में उनका वैसे ही नहीं इंटरेस्ट होता ना।
तो आपका तो ज्यादा वो अकाउंटिंग और ये वो सारा तो डिफिकल्ट है। अब अब शायद मुझे चक्कर तो ये है लगता कि है। नहीं, चक्कर ये है कि हम बड़ा क्या कहूँ मैं इसको, टाइपकास्ट कर देते हैं चीजों को ना। हम्म। हम कहते हैं कि भाई ये काम जो है ये मेल कर सकता है, ये काम जो है ये फीमेल कर सकती है, और हाँ, ये नहीं तो दोनों एक ये ये अभी अपने इस्लाम की बात डोमेन्स में हुई ही काम तो क्या करते ना अस्मा, एक मिनट, कि वो जो गवाही के बारे में है वो कंडीशनल इसी बात से है कि चूंकि सोशियोलॉजिकली खवातीन जो हैं अकाउंट्स को अच्छा नहीं समझती, तो एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। ठीक है ना? तो मतलब आपकी हिम्मत है कि आप खुद ही ये सारा काम कर लेती हैं। मुझे तो मैथ का कोई मसला आएगा तो मैं आपको कहूंगा कि ये मुझे करके दे दे, मैं नहीं कर सकता। तो बहरहाल मैं मैं एक केविएट मेंशन करना चाहूंगी। जी मैं जी। रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल मैटर, हाँ और ठीक है। मैं रिलीजन पे ना तो गुफ्तगू करती हूँ, ना मैं नहीं, आपकी हम बात पे आपसे हाँ हम कहूंगी, आपसे ये ना मैं तोहफे भी आपकी नहीं बात पे करते। हाँ कहूंगी, नहीं नहीं नहीं, ना मैं आपकी बात पे हाँ कहूंगी और ना मैं ना कहूंगी। तो मैं हम उस पे वो हम नहीं एक चाह चीज रहा कि करते आप हैं। रिलीजियस ओपिनियन दें, ना ही मैं रिलीजियस ओपिनियन दे नहीं रहा नहीं, इट्स हूं। मैं नॉट तो रिलीजियस ओपिनियन, इट्स बेसिकली एन ओपिनियन ऑन रिलीजियस assumptions which have been taken। मेरा व्यू इस मामले में टोटली नहीं नहीं, डिफरेंट उसको है, छोड़ तो देते मैं हैं, उसको छोड़ हाँ देते हाँ हैं। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने इतना हाँ। चैलेंजिंग काम जो है वो फिर भी आप कर रही नहीं हैं। मुझे देखें, तो शायद साहब जी। चैलेंजिंग नहीं है। देखिए हाँ मैं अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं दो अलग अलग चीजें कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली हाँ, बातें अलग करती हूँ, मैं स्टोरीज लिखती हूँ, लेकिन मेरी स्टोरीज क्या है, मेरी स्टोरीज वही हैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ठीक है। अभी मैं खुद भी बैठ के जायजा ले रही थी कि मैं असल में लिखती क्या हूँ। ठीक है, लिखने का हाँ। शौक है, लेकिन दे आर नॉट, यू कैन से दे आर नॉट, इसको फिक्शन कहा गया है। इसकी हम्म। मजबूरी है कि ज़ाहिर है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल आई कैन नॉट रिवील कि ये ठीक। एग्जैक्टली द सिचुएशन जो हुई और उसमें कौन था और कौन नहीं था। उसको कहानी की शक्ल में डाइजेस्टेबल बनाया गया है ताकि हम्म एटलीस्ट लोग इस पे डिस्कशन जरूर करें, क्योंकि होता ये कि ये चीजें रोजाना जब पाइल अप होती हैं बढ़ते बढ़ते बर्नआउट पे पहुंच जाती हैं। ठीक ठीक। वन डे यू आर बर्नड आउट और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हुआ किस वजह से। अच्छा, इसमें एक और सवाल छोटा सा, मैं आपको जरा थोड़ा सा वही ना छेड़ ही रहा हूँ कि थोड़ी बात सामने आए कि ये जो आपने किताब लिख दी, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लगा कि ये बैलेंस जो है, बैलेंस स्ट्राइक करना बिटवीन एथिक्स और एम्बिशंस जो है, ये प्रॉफिट और जो एथिक्स का जो जो पैराडॉक्स है, ये इसको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करना रियलिटी में मुश्किल है। तो चलो इस पे किताब लिख देते हैं और दूसरों के भी काम आएगी। क्या? यू आर पार्शियली करेक्ट, यू आर अच्छा। पार्शियली करेक्ट। देर हम्म। आर जो ठीक मैंने इसमें सोल्यूशंस दिए हैं ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ठीक। आपको कभी सक्सेस होगी, हम्म। कभी आप फेल होंगे, और ठीक कभी ठीक। आप दरमियान में रहेंगे। गुड। एक थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा नहीं। वेरी तो रियलिस्टिक। गुड। इसमें डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उस तरीके से ठीक हो, ठीक ठीक लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैंने रियली की हैं। ठीक। एक्सीलेंट, अप्रिशिएट। जी शुमाइला बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। जी शुमाइला। जी। सर मैं तो ये असमा से पूछना चाह रही थी कि आप जो सुबह से लेके मतलब आप 9 to 5 और फिर आप कह रही हैं घर में भी आपकी दौड़ लगी होती है, तो इसमें फिर जब आप लिखती हैं तो वो वाला टाइम आप कहाँ से, मतलब वो जो एक रिलैक्सेशन भी चाहिए ना, थोड़ा सुकून भी चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला टाइम जो है वो आप कैसे आपको मुयस्सर आता है? सैटरडे, थोड़ा सा सैटरडे और थोड़ा सा संडे। तो अच्छा ये मैं सैटरडे, बेसिकली हाँ। अच्छा असमा आप ये भी बता दें, सैटरडे संडे लगा के आपने मेरा ख्याल है चौथी किताब लिखती है ना? ऐसे ही है? बस देखें, जब वही बात है, अब एम्बिशन है तो हम्म। ठीक है ना कहीं तो ले जाएगा ना एम्बिशन। तो ठीक। आई थिंक आई एम एम्बिशियस अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। दिस इज नॉट द ओनली साइड, थोड़ी सी फोटोग्राफी भी करती हूँ मैं, तो उस साइड पे भी रहता है हाँ, थोड़ा उसमें टाइम, तो तो मैं ये कहीं आपके ना साथ अपने आप को कंपटीशन में भी समझता हूँ और जेलस भी होता हूँ, और बहुत अच्छी कर। थैंक यू सो मच। जी। तो बस ये है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। इट एक्चुअली बैलेंसेस द राइट साइड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ये आपको इटसेल्फ एक ब्रेक दे देता है। ये इटसेल्फ एक ब्रेक होता है, क्योंकि आपने टोटली एक डिफरेंट चीज कर ली उससे जो आप 9 to 5 करते हैं। मेरे हिसाब से ये इटसेल्फ एक ब्रेक है, और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा सेल्फ ब्रेक की जरूरत नहीं होती। लिखना जो है एक ऐसा अमल है जिसमें आप खुद पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम्म। और उसमें कभी कभी चीज ऐसी होती है कि लिख आप कुछ, मतलब मैं लिखने कुछ बैठती हूँ लेकिन उसके बाद निकलता वो कुछ और है।
तो वो एक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, कभी कभी उसमें फेलियर भी होता है, कभी देर आर थिंग्स, देर आर आर्टिकल्स जो कि मेरे अनफिनिश पड़े हुए हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, और ठीक। आपको एक अच्छी फीलिंग देता है एट द एंड जब आप शेयर करते हैं, रीडर्स दे कम बैक टू यू, वो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब लोग कहते हैं कि अरे ये हम रिलेट कर पाए उसके साथ जो हुआ हम्म, था, जो मैंने भी ठीक। देखा या मैंने भी। ठीक। जी जनाब, और कोई सवाल नहीं तो फिर मैं ही पूछूंगा, अगर कोई नहीं पूछेगा तो। जी जनाब। नहीं है। खालिद साहब, आप कुछ कह रहे थे? खालिद महमूद खालिद साहब। मैं सर, हाँ, जी। मैं अगेन वही बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं समझा हूँ वो ये है कि असमा ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम्म। जो रिफ्लेक्ट करती थी अपने डेली रूटीन्स को, एक करेक्टर उन्होंने क्रिएट किया, माया, और उस पर फिर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नरेशन लिखी होंगी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा एम्बिशन और इंटेग्रिटी के माबैन। मे बी ये दो अपोजिट एंड पर हों कभी कभी। तो मैं सोच रहा था, मैंने 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कॉर्पोरेट में भी किया है, डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो तीनों में वर्क एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होती है, नंबर वन। नंबर टू, वर्क एनवायरनमेंट पोजीशन के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पोजीशन है कंपनी में, उसके एक्सपीरियंसेस और होंगे, और जो और पोजीशन पर हैं उनके और होंगे। तो मैं सोच रहा था कि टीचिंग करियर में एम्बिशन और इंटेग्रिटी एक ही साइड पर हो सकती हैं, अपोजिट एंड पर नहीं है। वही हमारी एम्बिशन भी हो सकती है, और वही हमारी एम्बिशन को फुलफिल करना हमारी इंटेग्रिटी को एनहांस कर रहा होता है। और यस, कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां आप सीईओ को नो नहीं सकते, वहां पर जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो यस, फिर आपकी जो है ना, वहां पर ये दो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको किसी एक पर कंप्रोमाइज करना होगा या नहीं होगा। और डेवलपमेंट सेक्टर में भी थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है। तो आपकी किताब से कौन लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे, जो आपके सिमिलर एनवायरनमेंट से गुजरे हैं, वर्क एनवायरनमेंट से, या जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ाया है, और इसमें एम्बिशन और जो इंटेग्रिटी है, कंटिन्यूम के दो डिफरेंट एंड नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। फिर तो आप ही तो शायद मैंने, खालिद साहब। जी अस्मा प्लीज। जी, जी, मैं जी। असमा से पूछना चाहता हूँ हाँ कि हाँ, मैं कन्वे कर पाया हूँ अपना अपने जी जी जी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू या नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने तो ऐसे ही शरारतन कहा था कि आप ही इंजॉय करेंगे फिर तो। जी अस्मा प्लीज आप बताइए। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गई। मैं इसमें यही कहूंगी कि मेरे हिसाब से जो रीडर है इस किताब का, वो रिस्ट्रिक्टेड टू कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं मानती कि एम्बिशन और इंटेग्रिटी एक ही डायरेक्शन में सफर करते हैं हर जगह। ठीक है, ये बेसिकली ये किताब जो है ना, बिहेवियरल स्टडीज और एजुकेशन के जुमरे में आती है। तो जो हम डीलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, टीचर्स टीचर्स के साथ जो डील करते हैं, टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो डील करते हैं। मैंने इनफैक्ट मैं काम तो बहुत अरसे से कर रही हूँ इसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन किताबें जो लिखना जो है मैंने 5 साल पहले ही शुरू की। और ये मैंने ये तब हुआ जब मैं कस्टमर सर्विस रोल में आई। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी डीम्ड एज डूइंग द डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग, लेकिन ये जो हमारी जो बिजनेस प्लानिंग में जो डीलिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट के साथ, सेल्स के साथ, मार्केटिंग के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ऑफिस बॉयज के साथ, ये जो डीलिंग है ना हमारी, और उसमें जब हम दौड़ लगा के और डील भी कर रहे होते हैं बहुत से, ये सारी डीलिंग्स आपको घर में भी मिलेंगी सिचुएशन। ये सारी हम्म। चीजें आपको जो है हर उस जगह मिलेंगी जहां दो इंसान एक दूसरे से डील कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में। तो हम एक्चुअली, मैं इनफैक्ट अभी 3-4 महीने पहले एथिक्स का कोर्स, जो एक मैंडेटरी कोर्स होता है हमारे सर्टिफिकेशन का, तो उसका रिवीजन होता रहता है, वो मैं कर रही थी। तो उसमें एक बात बड़ी स्ट्राइक की मुझे। उसमें लिखा था कि लोग अस्यूम करते हैं कि वो एथिकल है,
उनका गुमान होता है कि वो एथिकल है, लेकिन ऐसा 100% नहीं हो। तो बिल्कुल। और मैं इनफैक्ट मुझे मुझे खुद भी उस पर काफी शौक लगा था कि ये कैसी बात की है इन्होंने, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया नानू पानी और देना। मुझे मुझे उसकी ये बात समझ में आई। असल में हम जो है ना, ये बेसिकली पर्सपेक्टिव का खेल है। आपने हम्म। पर्सपेक्टिव का तयन कर दिया, ठीक है। खवातीन मैथ्स में कमजोर होती हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ट्राइंग टू रिलेट, ठीक है। ठीक है। खवातीन मैथ्स में छोटे थोड़ी सी छोटे। कमजोर होती है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव है, ये बेसलाइन बन गई है। जब आप एक बेसलाइन बना देते हैं तो आपने स्टार्ट ही एक बायस पॉइंट से किया है। हमारे प्लानिंग बजटिंग में कॉन्सेप्ट होता है जीरो बेस बजटिंग। हमें कहते हैं, यूजुअली बजट जब बनते हैं तो जो जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो कहते हैं पिछले साल हमें 60,000 दिए थे, आपने इस दफा 70 देते हैं, बात खत्म। तो हम कहते हैं नहीं, ये 60 को जस्टिफाई करो पहले और फिर इंक्रीमेंट पे आना, ठीक है ना। तो हम जीरो पे जाते हैं और जीरो बेस से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को नॉन डिस्क्रिमिनेशन में देखने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी जगह छोड़ दें, आपके अंदर जो अजम्पशंस हैं उसको साइड पे रखते हैं, और फिर आप आके एज अ थर्ड पर्सन आप एनालाइज करें। आप अपने उस सिनेरियो को देखें जिसमें आप बैठे हैं, कोई और इंसान बैठा है, और फिर आप बताएं कि 100% इंटेग्रिटी और एम्बिशन एक, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अलग हो रहा है। तो मैं पर्सनली, इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकली, मैं प्रैक्टिकली इससे डिसएग्री करती